बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। आज हम एमडी कैट की डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 और इस यूनिट का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ़ौरन आप लोग पार्ट बी को भी क्लिक करेंगे और वो भी वीडियो देखेंगे और बहुत से ट्रिकी एमसीक्यूज़ और बहुत से बेहतरीन शॉर्टकट्स आज आप लोगों को सिखाते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द आइस वाटर सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू। अब इसमें चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन अब आप देखें लिखा हुआ है नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बीटा आपके सामने लिखा हुआ है शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए डिक्रीज इन द एंट्रोपी, और ऑप्शन डेल्टा है एंड इंक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। तो हम वन बाय वन हर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, रूल ये है कि आइस और वाटर को अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे इस्टेब्लिश करते हैं तो आप देखें कि वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो आइस के मुकाबले में कम होता है। ये 9% मोर वॉल्यूम है, ये ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये क्या है जी, लो वॉल्यूम है। ठीक है जी, ये लो वॉल्यूम है। तो जब जब भी प्रेशर इंक्रीज़ किया जाएगा सिस्टम के ऊपर, जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे इस सिस्टम के ऊपर, तो रिएक्शन ने हमेशा मूव करना है हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि रिएक्शन ने फॉरवर्ड मूव करना है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना है। और क्यों मूव करना है? बिकॉज ऑफ हैविंग द प्रेशर ऑन द सिस्टम, और इसने हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ जाना है। उसके बाद एक बात तो ये हुई कि भाई प्रेशर का इफेक्ट तो होगा ना इक्विलिब्रियम पे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो आप ख़त्म ही कर दें कि नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। उसके बाद शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बिल्कुल ठीक है कि जब आप आइस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं और इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो एक्चुअली रिएक्शन ने मूव करना है हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ। तो ये हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। चार्ली क्यों नहीं होगा? लिखा हुआ है डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखिए, एंट्रोपी कहते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डर को। याद रख लें बात कि जब भी सॉलिड से आप कन्वर्ट करेंगे लिक्विड की तरफ या लिक्विड से कन्वर्ट करेंगे आप गैस की तरफ, तो हमेशा एंट्रोपी ने इंक्रीज़ कर जाना है। ये डेल्टा एच इस एस से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी विल राइज, क्योंकि यहाँ डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती होती है। अब है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को तो आप देखें एक इस पॉइंट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी के पहले आपको कंसेप्ट ये होना चाहिए कि ये हमारे पास है फ्री एनर्जी है अवेलेबल टू द यूज़फुल वर्क, कि ये वो एनर्जी है जो यूज़फुल वर्क के लिए अवेलेबल होगी आपके पास। तो वो जो एनर्जी होगी वो गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। जैसे हम कहते हैं पेट्रोल डाल देते हैं इंजन में, तो जब पेट्रोल का एक हिस्सा होगा वो यूज़फुल वर्क करेगा और रिमेनिंग पार्ट वेस्ट हो जाता है। अब पेट्रोल का वो हिस्सा जो वर्क कर रहा है, वो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम फ्री एनर्जी का नाम देते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसका रिलेशन ये है डेल्टा एच नॉट टी डेल्टा एस। यहाँ पे डिस्कशन नहीं की हुई तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रह गई बात टेम्परेचर की, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कह दिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसलिए देखें यहाँ पर इस फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेशन ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एन इंक्रीज़ इन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। डिक्रीज़ नहीं होता, बल्कि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन ख़त्म कर देंगे। तो अब आपको वन बाय वन सारे ऑप्शन जो है वो क्लियर हो चुके। एमसीक्यू नंबर 2 पे देखें, कंसीडर द रिएक्टिंग इक्विलिब्रियम SO2 इंटू O2 चेंज इंटू SO3, और यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दी हुई है 198। यानी ये वाला जो रिएक्शन है नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है। और अब आप ये जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो फेवरेबल होता है किस पे होता है? आगे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ले शैटले प्रिंसिपल द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, ऑप्शन अल्फा है जी लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो जनाब लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर जो है ये तो फेवरेबल होगा, तो ये हमारे पास है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद है जी नेक्स्ट, वो कहता है कि एज वेल एज द प्रेशर, इस पे कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर देते हैं। आप देखें कि SO2 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास 3 हैं, 2 मोल्स ऑफ SO2 एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल 3 मोल्स हैं। वाइल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कितने हैं जी? यहाँ पे 2 मोल्स हैं, और ये आपके सामने हैं 2 मोल्स।
अब देखें, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन ने मूव करना है। और जब प्रेशर अगर आप डिक्रीज़ कर देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या होगा, लोअर नंबर ऑफ मोल से हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन मूव कर जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, तो लोअरिंग इन प्रेशर फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं। लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, अब देखें हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग इन प्रेशर फेवरेबल है फॉरवर्ड और डिक्रीजिंग इन प्रेशर इज़ फेवरेबल इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास ये ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद चार्ली देखें, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने अभी कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल टेम्परेचर होता है उनके लिए लो टेम्परेचर, तो ये ख़त्म कर दें। एनी वैल्यू ये भी हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो ये हमारे पास हो गया जी, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 3 देखें, लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हाट हैपन्स टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए सबसे पहली बात यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज लोअर्ड बाय द सेम, इक्विलिब्रियम अमाउंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज बाय द सेम रेट। और उसके बाद नेक्स्ट है जी मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमने देखना है सबसे फेवरेबल सिचुएशन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम रोल ऑफ कैटलिस्ट देख लेते हैं कि रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है जी इसमें कि इसने रेट्स को तो डिक्रीज़ कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है दोनों का, और यहाँ पर आप देख लें फॉरवर्ड का भी और रिवर्स रिएक्शन के भी रेट्स को इक्वली इंक्रीज़ कर रहा है ये। तो इसलिए पहला रोल तो अब आपको ये समझ आया कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यानी आप ये कहें फॉरवर्ड को बैकवर्ड कर देगा या बैकवर्ड को फॉरवर्ड कर देगा, ये नहीं कर सकता। उसके बाद नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी पे भी किसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, उसके लिए मैंने आपको ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बता दी हुई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिड्यूस टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है, जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो जल्दी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। और फाइनली है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड के लिए भी और रिवर्स के लिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इक्विलिब्रियम अमाउंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, ये भी हमने लिख दिया कि ये अमाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये भी पॉइंट करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय द सेम रेट। तो ये देखें जी, ये भी ठीक है कि रेट दोनों के जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते होते हैं। और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये रॉन्ग होगा क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इक्विलिब्रियम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, पोजीशन के ऊपर और कांस्टेंट के ऊपर, ये इसके ऊपर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये करेक्ट हैं, इसलिए आज से चार्ली ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट कंसीडर होगा। यहाँ देखें लिखा हुआ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ जहाँ फोर्थ आएगा वो कैंसिल करते जाएं हम। ये फोर्थ है यहाँ पे, ये हमने कैंसिल कर दिया। ये फोर्थ है यहाँ पे, ये देखें जी हमने ये कैंसिल कर दिया। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट जी MCQ नंबर 4 हमारे पास है द थर्मल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज स्टडीड अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज डेल्टा H इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ये तो बिल्कुल ठीक है जी बात, ये करेक्ट है, हमने ढूंढनी है इनकरेक्ट। डेल्टा H जो है वो याद रख लें कि डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर और इंडिपेंडेंट अपॉन कैटलिस्ट, ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट अपॉन कैटलिस्ट। उसके बाद देखें जी हमारे पास ये पॉइंट तो हो गया जी ये क्लियर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं जी। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। Kc इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखें ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, आप लोग पढ़ चुके होंगे। लॉ ऑफ मैस एक्शन आपको पता है दो चीज़ों के लिए होता है, होमोजीनियस के लिए या हेट्रोजीनियस के लिए। अभी जो सिस्टम है ये है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का, ठीक है जी, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का है। अब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाले जो सिस्टम हैं वो क्या हैं, अब इसमें देखें कि ये याद रखें कि चाहे लिक्विड्स हों और चाहे सॉलिड्स हों,
लिक्विड्स हों, प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड, इनकी जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट होती है। दे हैव द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। होमोजीनियस के लिए बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में हम कहते हैं चाहे प्योर लिक्विड हो या सॉलिड हो, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और Kc इंडिपेंडेंट हो जाता है अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखें इस रिएक्शन के लिए जो हम Kc लिखेंगे दैट विल बी Kc इज इक्वल टू ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली। तो कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 पे ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है अपॉन द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 बिकॉज दिस कंसंट्रेशन इज टेकन एज द कांस्टेंट वन। सो Kc डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने ढूंढनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हमारे पास हमें पता लग रही है कि Kc इज डिपेंडेंट। तो हमारे पास क्या है, Kc इंडिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 4 है Kc डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2। ये बिल्कुल ठीक है जी, ये करेक्ट है और ये आपके सामने है। ये पॉइंट नंबर सी में ये देखें, ये हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। डेल्टा H इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द कैटलिस्ट, ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट अपॉन द कैटलिस्ट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ये हमारे पास ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडर होगी। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि जी ये हमारे पास है COCl2 और ये बन जाता है COCl2, हमारे पास ये बन गया और रेशो है Kp/Kc इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc और RT डेल्टा n हमने लिख दिया। अब डेल्टा n क्या चीज़ होती है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की अगर आप देखें नंबर ऑफ मोल, ये 1 और 1 2 हैं, ये रिएक्टेंट्स के मोल्स हमारे पास 2 हैं और प्रोडक्ट का जो मोल है वो हमारे पास 1 है। तो हम ये कह देते हैं 1 - 2, आंसर विल बी -1, ये कंसीडर होगा। तो अब आप देखें Kp इज इक्वल टू Kc और RT के साथ हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1। तो अगर मैं Kp/Kc लिखना चाहता हूँ तो फिर इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ 1/RT, क्योंकि ये पावर क्या हो जाएगी, जब ये डिनोमिनेटर में आएगी तो ये पावर क्या हो जाती है जी, प्लस हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जहाँ भी ये नज़र आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये 1/RT जो है ये हमारे पास करेक्ट है जी। MCQ नंबर 6 हमारे पास है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एसिड द फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक है HSeO3 एंड HbRO3, ऑप्शन बीटा है HClO3 HClO2, ऑप्शन चार्ली H3ASO4 एंड H3PO4 और ऑप्शन डेल्टा है H2CO3 एंड HNO3। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं 1 बाय 1 हर एग्जाम्पल को। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास HeSO3 और HbRO3। आपको पता है कि ये जो मिडल एलिमेंट है ये वाला, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप यहाँ एग्जाम्पल्स देखें तो आपको पता लगेगा। ऑप्शन अल्फ़ा आपके पास है, ये वाला ऑप्शन आपके पास चार्ली में। यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारे पास, ये है ब्रोमाइड, ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये याद रख लें कि ऑक्सी एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड्स में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है जी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम उतना ज़्यादा ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि HClO4 इज़ मोर एसिडिक, HClO4 इज़ मोर एसिडिक देन HbRO4, ये ज़्यादा एसिडिक है देन HbRO4। इसके बाद अगर आप देखें हमारे पास ये वाली भी एग्जाम्पल है, तो ब्रोमाइड जो है ये हम कहते हैं HbRO4
इज़ मोर एसिडिक, HbRO3 यहाँ पर क्योंकि गिवन है तो हम उसी को 3 से रेफरेंस से गिनेंगे, तो ये इज़ मोर एसिडिक देन HeSO3। उसके बाद चार्ली ऑप्शन में देखें आप कि फास्फोरस, आर्सेनिक, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ग्रुप में है तो फास्फोरस इज़ मोर एसिडिक, तो H3PO4 इज़ मोर एसिडिक देन H3ASO3। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब ये अल्फ़ा और चार्ली तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ कहा हुआ है फर्स्ट वन इज़ मोर एसिडिक, फर्स्ट वन इज़ मोर एसिडिक, तो ये तो नहीं होंगे जी। पहली बात तो हमारे पास क्लियर हो गई जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये हमेशा, ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया, दिस एसिडिक स्ट्रेंथ इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स के साथ भी इसका रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देखें ये ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा हैं, HClO3 इज़ मोर एसिडिक देन HClO2, और यही रिक्वायरमेंट थी कि फर्स्ट वन इज़ मोर एसिडिक, तो ये फर्स्ट वन इज़ मोर एसिडिक देन द सेकंड वन, तो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा इसलिए नहीं हो सकता, ये हमारे पास ये वाला एसिड जो है मिनरल एसिड इट इज़ मोर एसिडिक, इसकी Ka की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, और आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर होता है एज़ कंपेयर टू H2CO3, इसलिए ये वाला लेस एसिडिक है, ये लेस है और ये मोर एसिडिक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इस सीक्वेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर कि ये सेलेनियम है, ये हमारे पास, और ये साथ ही जो है ये ब्रोमीन है। ये वाला पॉइंट आप देखें तो ब्रोमाइड इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कंपेयर टू सेलेनियम, और इसी तरह से ये फास्फोरस है और ये हमारे पास है आर्सेनिक, और फास्फोरस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कंपेयर टू द आर्सेनिक, इसलिए ये मैंने अल्फ़ा और चार्ली जो है ये इनकरेक्ट कर दिए थे। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड HQ इज़ 3, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ दिस एसिड इज़। अब इसको हम कैलकुलेशन बेस्ड वर्क जो करते हैं उसके लिए देखें, पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम ये जो एसिड है इसको आयोनाइज कर दें। ये हमारे पास H पॉजिटिव देगा और इक्वल आयन्स देगा। यहाँ पर HQ कहा हुआ है तो देखिए हमने आयोनाइज किया, H पॉजिटिव और इक्वल पॉजिटिव आयन है और इक्वल नेगेटिव आयन है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि ये दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट में जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इक्वल कंसंट्रेशन दोनों की होगी, और इसलिए जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो जब हम Ka लिखते हैं तो Ka के लिए आप देखें ये हम प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे और जो अनआयोनाइज्ड स्पीशी है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब प्रोडक्ट में आपको पता है कि H पॉजिटिव इज़ इक्वल टू है Q नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको क्या कर सकते हैं, H स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आप देखें वैल्यू कितनी है pH की, तो आप देखें वैल्यू है 3, तो 3 का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻³ और अगर ये वैल्यू पुट कर दूं मैं 10⁻³ होल स्क्वायर, और अनआयोनाइज्ड स्पीशी की जो वैल्यू है आप देखें ये मैंने कितनी लिख दी, 0.1। 0.1 क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे ये बता दिया गया है कि 0.1 है। और उसके बाद जब आप देखें यहाँ पर इन दोनों को जब आप एवेलुएट करें तो यहाँ पर आपको पता लगता है ये 10⁻⁻6 है, और 0.1 का मतलब ये है कि ये आप वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि 0.1 मीन 10⁻⁻1। अब जब ये 10⁻⁻1 जब आप इसको ऊपर लिखेंगे तो डेफिनेटली क्या लिखना है, आपको पॉजिटिव लिखना है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 10⁻⁻5। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। MCQ नंबर 8 देखें, विच आयन इज़ द वीकेस्ट बेस। एक रिलेशनशिप हमारे पास है वो है Ka इनवर्स रिलेशन टू द Kb, यानी कि किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो हमेशा वीक होगा, या किसी भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
अब यहाँ पे वीकेस्ट बेस पूछा हुआ है, तो हम वीकेस्ट बेस की जगह पे यहाँ पर ये बताते हैं, अगर ये वीक होगा तो ये क्या होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। MCQ नंबर 9 हमारे पास ये है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो जब यहाँ पे pH 10 कह दी गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर, और ये -10 हो जाएगी। और कंसंट्रेशन के लिए आपको पता है जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मोल और पर क्यूबिक डेसीमीटर ये। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू होता है 10 रेज़ टू द पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर। अब क्योंकि ये पर डीएम क्यूब है, पर डीएम क्यूब, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 रेज़ टू द पावर -10 मोल, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 रेज़ टू द पावर -3 से। ये प्लस होता तो हम प्लस लिखते, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और ये पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू बन गई जी 10 रेज़ टू द पावर -13, और मोल आ गया जी यहाँ पर, और क्यूबिक सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब मोल को कन्वर्ट करना है एवोगैड्रोस नंबर में, क्योंकि नंबर पूछ लिए है ना यहाँ पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एवोगैड्रोस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू द पावर -13 को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23, और यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन आयंस काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास होगी जी वैल्यू यहाँ पर 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, और 23 - 13 हुआ तो आंसर आया जी 10। तो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ये 10 आंसर आया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम देखें जी किस में है, ये अल्फ़ा हो नहीं सकता, बीटा है नहीं, और ये 6.02 में से हमने सर्च करना है, तो ये चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ये हमने इसकी कैलकुलेशन कर लें। लेकिन जी नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। MCQ नंबर 10 ये है कि pKa वैल्यू ऑफ 4 एसिड्स आर गिवन, फाइंड द स्ट्रॉन्गर वन। देखें जी Ka हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और अगर pKa की बात करें जो कि नेगेटिव लॉग ऑफ Ka के इक्वल होता है, pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और यहाँ पे जब हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो pKa बन जाता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये हो गया जी, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के साथ इसका ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे कहा हुआ है कि 4 एसिड्स फाइंड द स्ट्रॉन्गर वन, तो ये स्ट्रॉन्ग इनमें से वो होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग, तो सबसे वीकेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा है, तो इसलिए अल्फ़ा ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट वन। MCQ नंबर 11 हमारे पास है, द pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज फ्रॉम 3 to 6। pH इंक्रीज हो रही है, पहले तो ये बात क्लियर कर लें, ठीक है जी। और फिर इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी, ऑप्शन है रिड्यूस टू हाफ, डबल, रिड्यूस टू 1000 टाइम, या इंक्रीज। अब डबल हो नहीं सकती, ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और इंक्रीज हो नहीं सकती, ये भी कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि pH हैज़ इनवर्स रिलेशन टू द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये बात तो होगी यहाँ पर कंप्लीट। तो अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितने कम हो रहे हैं, अब यहाँ पर देखें, हम ये कह रहे हैं कि pH रिड्यूस फ्रॉम 3 to 6, pH है यहाँ पे 3, इसका मतलब कितना हुआ 10 रेज़ टू द पावर -3, और अगर pH हमारे पास है 6 तो इसका मतलब हुआ 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे pH हमारे पास ये हमारे पास pH जो है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितने टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ये बनता है 1000 टाइम डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन चार्ली जो है ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा। MCQ नंबर 12 हमारे पास है, लिखा हुआ है द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीज इन द ऑर्डर। अब हमारे पास 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, NaCN और HCl। पहले तो हम इनको कैटेगराइज कर लें। NaCl ये सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट की हमेशा pH जो है वो न्यूट्रल कंसीडर होगी, ये न्यूट्रल होंगे। अगली ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड, इसमें एक आयन है पॉजिटिव आयन, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली,
और उसके बाद हमारे पास है NaCN, ये ऑप्शन है। यहाँ पे साइनाइड आयन है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। फिर HCl है, HCl तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये एक एसिड है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो आपके पास एंड में ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा। तो किस किस में है, एक अल्फ़ा में है और एक चार्ली में है। अच्छा, दरमियान में बीटा को हम कैंसिल कर देते हैं, डेल्टा को भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनमें एंड में HCl नहीं है। ओके जी, अब हम कहते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। ये अमोनियम आइंस जो हैं, अमोनियम आइंस व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, तो हाइड्रोलाइज होने के बाद इन्होंने बना देना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl। ये वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है जी, उसके बाद NaCN, CN ने क्या करना है, हाइड्रोलाइज होना है इन द वाटर। हाइड्रोलाइज होने के बाद इसने बना देना है HCN और OH, ये हो जाएगा जी वीक एसिड, और यहाँ पर ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब इसकी pH तो हाईएस्ट होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पर 0.1 मोलर सॉल्ट इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, द pH ऑफ 0.1 मोलर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, ये कौन सा होगा। MCQ नंबर 12 दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। MCQ नंबर 12 ये होगा, द pH ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इंक्रीज इन द ऑर्डर। इसका मतलब कि जो सबसे लीस्ट वाला है उसको आपने पहले लिखना है, और जो सबसे हाईएस्ट pH वाले हैं उनको बाद में लिखना है हमने। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहली ऑप्शन HCl से। हमारे पास HCl जो है ये कंप्लीट एसिडिक होगा, ये एसिडिक होगा, और इसकी सबसे लोएस्ट pH कंसीडर होगी, ये लोएस्ट pH कंसीडर होगी। अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है NaCl, तो NaCl हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होते हैं, सॉल्ट्स न्यूट्रल हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, ये है NH4Cl। हम ये कहते हैं कि ये एसिडिक होगा। अब एसिडिक क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें जो अमोनियम आइंस हैं दीज आर फ्रॉम द वीक बेस। अमोनियम आइंस आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, ये वाटर से हाइड्रोलाइज होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और प्लस हाइड्रोजन आइंस H, और ये हमारे पास हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे अलग हो जाते हैं। अब आप ज़रा गौर करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, वीक बेस, और ये हमारे पास क्या है, ये है जी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये भी एसिडिक होगा। वो कैसे होगा मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद है NaCN। अब इसमें से वीक आयन ये हमारे पास N आयन जो है ये वीक एसिड से है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको भी हाइड्रोलाइज कर देंगे कि साइनाइड आयन प्लस वाटर, तो हमारे पास बन जाएगा जी HCN, और साथ ही रिलीज़ हो जाएगा OH नेगेटिव आयन। ये हमारे पास क्या है, ये है जी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका मतलब हम यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे पास होंगे जी बेसिक। तो अब आप देखें कि हमेशा इंक्रीजिंग pH का रूल ये होता है कि एसिडिक, उसके बाद फिर न्यूट्रल, और उसके बाद फिर बेसिक। तो हम देखेंगे कि बेसिक कौन सा है। बेसिक हमारे पास ये वाला है, बेसिक है। तो जहाँ बेसिक एंड में आएगा उसको हम करेक्ट करते हैं, बाकियों को हम एक साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ अगर आप बीटा ऑप्शन में देखें तो यहाँ सबसे मोस्ट बेसिक्स आपके पास ये है। ठीक है जी, उसके बाद फिर देखें हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, उसके बाद फिर क्या है, एसिडिक, और फिर ये हमारे पास एसिड आ जाएगा। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये याद रख लें कि हाइड्रोलिसिस की क्योंकि बात की गई है, तो ये हाइड्रोलिसिस का रूल ये होगा
कि कोई भी आयन, कि ये हमारे पास याद रख लें कि कैट आयन ये फ्रॉम वीक बेस, और एन आयन होता है फ्रॉम वीक एसिड। ये रूल है। ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं जी, आर हाइड्रोलाइज्ड, ओनली दीज आर हाइड्रोलाइज्ड। ये आप लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो वाटर से रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइज्ड, तो इसलिए ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको क्लियर हो गया। MCQ नंबर 13, एन इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन क्या होती है कि फर्दर डिल्यूशन कॉजेज नो हीट चेंज, कि इसमें आपको कोई चेंज ना आए, यानी कि किसी भी चीज़ की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, तो इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है। ये परसेंटेज आयोनाइजेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़, हमारे पास ऑप्शन होगा जी डेल्टा। ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास एक रूल होता है, इसको नाम देते हैं ऑस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ। ठीक है जी। ऑस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ ये बताता है आपको कि हमेशा परसेंटेज आयोनाइजेशन जो होती है, परसेंटेज आयोनाइजेशन और किसकी होती है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो परसेंटेज आयोनाइजेशन होती है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन, कि जितनी डाइल्यूशन ज़्यादा करते जाएंगे उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन बढ़ती जाएगी। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे डाइल्यूट हो जाता है। तो इसलिए कोई भी एसिड जब 100% आयोनाइज हो जाए तो फिर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की वो बराबर हो जाती है। तो ये हमारे पास कहलाता है डेल्टा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। MCQ नंबर 14 हमारे पास है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट AB इज़ 0.25 मोल स्क्वायर और ऑब्लिक DM6, व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल पर DM3। ये हमने फाइंड करना है। देखें जी, एक फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, ये है n पावर n और s पावर होता है जी n+1। अब ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बेस को, ये ABN है। यहाँ पे अगर 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने AB कहा हुआ है, तो ये 1 लिख दिया, 1 पावर 1 लिख दिया, और सॉल्युबिलिटी पावर 1+1, दिस इज़ सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। ठीक है जी। और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाती है, एंड दैट इज़ 0.25, क्योंकि KSP हमें दिया हुआ है ये, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी फाइंड हो जाएगी, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस इज़ द अल्फा ऑप्शन 0.5। pH ऑफ 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 10% डिसोसिएटेड। अब आप सबसे पहले हम यहाँ पे डिसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि 10% डिसोसिएटेड है तो ये हमारे पास 10% है, और इसका मतलब क्या होता है कि 10/100 हो गया ये हमारे पास, और ये आंसर आया 0.1 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो ये हमने फाइंड कर ले। अब हमारे पास सबसे पहले है POH फाइंड करते हैं, किसकी, यहाँ पे इस कंसंट्रेशन की 0.1 मोलर की, मतलब 10⁻⁻1 है ये। ठीक है जी। ये हमारे पास बात हो गई। अब हमारे पास आ गया, ये आंसर आ गया जी 1। POH हमारे पास कितनी आ गई, 1, और अगर हम pH फाइंड करना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है 14-1 हो जाएगा। ये 14-1 कर दें, क्योंकि फार्मूला आपको पता है pH + POH इज़ इक्वल टू 14 होता है, तो 14-1 करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13, और 13 इज़ द बीटा ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। सो एंड ऑफ द डिस्कशन जी। ये पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो फ़ौरन आप क्लिक करें जी पार्ट 2 पे, और जल्दी से उसकी डिस्कशन भी कंप्लीट करते हैं। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।